को मेरी ओर से सादर वंदे। मैं विकास अनिल सराफ आज आप सभी से हमारे भारत सरकार के द्वारा लाए गए नारी वंदन अधिनियम पर एक सार्थक संवाद साझा करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने उस बिल को न केवल पढ़ा है बल्कि मैंने उस बिल को तैयार करने में भी एक अपनी छोटी सी भूमिका निभाई है, जिसमें मैंने अपने हाथों से भारत माता के मान सम्मान में कुछ योगदान भी दिया है। तो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ अपनी अंतरात्मा के आधार पर कि जब हम किसी भी चीज़ को मानवता के मूल्यों से और अपनी संस्कृति के मूल्यों से जोड़ते हैं तो हमारा भाव केवल सत्ता के आधार पर किसी भी तरह की राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति नहीं रह जाता, बल्कि जन जन की सेवा और जन कल्याण का माध्यम बन जाता है। तो इन्हीं भावों के साथ मैं उस बिल के बारे में आपसे चर्चा करना चाहता हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नेतृत्व में, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी के नेतृत्व में और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी के नेतृत्व में और रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में जो एक पृष्ठभूमि भारत ने विश्व के सामने प्रस्तुत की है, उस पृष्ठभूमि में 140 करोड़ भारतीय आते हैं और 140 करोड़ भारतीयों में आधी आबादी के लगभग हमारी नारी शक्ति है और नारी शक्ति को प्रथम पंक्ति में लाना देश की एक पहली ज़रूरत बन जाती है। तो इन्हीं सब ज़रूरतों के आधार पर जब हम विकसित भारत का स्वप्न देख रहे हैं तो मैं मानता हूँ कि हमारी भारतीय संस्कृति रही है सदैव। मैं अपने शोध के आधार पर बताता हूँ राष्ट्रीय अभिलेखागार के कि मैंने जहाँ तक भारतीय संस्कृति को आत्मसात किया है, उनके मूल्यों को जाना है, तो हमारी जो ऋग्वेद के समय से परंपरा रही है एक सभा की, समिति की, उसमें महिलाओं ने अग्रिम पंक्ति में आकर नेतृत्व किया है और भारतीय संस्कृति ने उसको स्वीकारा है। और न केवल स्वीकारा है बल्कि ऐसे कालखंड भी निकाले हैं जिन कालखंडों में भारत ने अद्वितीय आयाम स्थापित किए हैं और संरक्षण दिया है हमारी ऊर्जा को, संस्कृति की ऊर्जा को, जो विकसित भारत के निर्माण में बहुमूल्य योगदान दे सकती है। इन्हीं संभावनाओं को प्रधानमंत्री जी ने समझा है और मैं उनके भावों की सराहना करता हूँ जो उन्होंने जीजाबाई जी की रणनीति की प्रेरणा, ताराबाई जी के मुगलों के विरोध में किए गए एक, मैं मानता हूँ कि केवल पृष्ठभूमि नहीं, एक धरातल पर आकर युद्ध का आगाज की प्रेरणा और हमारी यशुभाई भोसले की प्रशासनिक कुशलता सभी का एक मेल लिया है। और उसी के आधार पर जो एक कालखंड हुआ करता था, मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ तो मध्य प्रदेश में प्रकाश डालता हूँ कि 1750 के दरमियान में हमारी जो देवी अहिल्याबाई होलकर थी, उन्होंने अपनी प्रशासनिक दक्षता से और अपने कौशल से मध्य प्रदेश में नहीं पूरे भारत में सिद्ध कर दिया था कि नारी शक्ति ही इस राष्ट्र का अद्वितीय प्रारूप रख सकती है। और उसी के आधार पर मैं बताना चाहता हूँ कि जब अंग्रेज़ों को चुनौती दी थी हमारी रानी लक्ष्मीबाई ने, उस समय हमारी रानी लक्ष्मीबाई ने भी सिद्ध किया था कि नारी शक्ति किसी से कम नहीं है। और हमारी राजमाता विजयराजे सिंधिया जी ने अपनी जनसेवा के आधार पर एक एक व्यक्ति में जो विकास और प्रगति का संचार किया था, जो उनको सशक्तिकरण की लड़ाई लड़ी थी, अद्वितीय प्रेरणा भारतीय इतिहास में आज भी बनकर खड़ी है। और उसी के आधार पर मैं भी साझा करना चाहता हूँ कि चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, इंदिरा गांधी जी ने अपने कालखंड में अद्वितीय नारी शक्ति की मिसाल प्रस्तुत की। और उसी के साथ मैं एक अध्याय बहुत स्पष्ट रूप से आप सभी से साझा करना चाहता हूँ कि जब हम पक्ष और विपक्ष से ऊपर उठकर और भारतीय संस्कृति को अपना मूल मानते हैं, तो किसी भी चीज़ का अवलोकन या भाव, जैसे अभी प्रधानमंत्री नारी वंदन अधिनियम लेकर आ रहे हैं, राष्ट्रहित की भावना से लाया गया हो, तो किसी भी तरह की राजनीति ऐसे विषयों पर करना, मैं मानता हूँ कि विपक्षी दलों को राजनीतिक लाभ देने की जगह हानि दे। तो भारत की जनता ये समझती है सदैव कि कौन राष्ट्रहित में काम करता है, कौन राजनीतिक स्वार्थ का काम करता है। मैं राजनीति में विश्वास नहीं करता, लेकिन मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ कि जब भारतीय संस्कृति के संरक्षण की बात आती है तो बिना कानून के ये चीज़ें संभव नहीं है। और मैं आपसे एक चीज़ साझा करना चाहता हूँ कि चाहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की आप रिपोर्ट्स देख लें
यदि नारी बंधन अधिनियम भारत में आता है तो हम टॉप 10 विकसित राष्ट्रों में आ जाएंगे। ग्लोबल जेंडर मैप की रिपोर्ट देखें तो भी यही मैं प्रेडिक्शन मानता हूँ। और उसी के साथ हम चाहे इसका ज़मीनी स्तर पर जनपदों में प्रभाव देखें या लोकसभा में या हमारी विधान परिषदों में या विधानसभा में, सभी में नारी शक्ति अद्वितीय शक्ति बनकर आगे आएगी। और उसी के साथ मैं बताना चाहता हूँ साथ ही साथ कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के आधार पर जो जीडीपी के आधार पर अपन देखेंगे तो जीडीपी में भी 20 से 27% की ग्रोथ होना इस अधिनियम के बाद संभव है भारत की जीडीपी में। तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि आज ये देश की ज़रूरत है। विकसित भारत का लक्ष्य हम सभी का है, समग्र भारत के विकास की भावना है और उसी के आधार पर प्रधानमंत्री जी ने ये कदम बढ़ाया। और एक विषय साझा करना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के आधार पर जो एक पृष्ठभूमि रखी गई है भारत में, वो ज़मीनी स्तर पर काम करती है। न केवल विधायकों से बल्कि जनपद में बैठे एक सरपंचों से भी, एक सांसद से भी। मैं अपने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की कार्यशैली पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। मैं उनकी सभा में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी सदैव ही नारी शक्ति को एक अद्वितीय चेतना देते हैं और कहते हैं कि नारी शक्ति को, जो एक प्रथा है हमारे भारत में कि नारी चुनाव लड़ती है आरक्षण के आधार पर, उसको चुनाव के बाद अपने पति को प्रथम पंक्ति में खड़ा करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो उनका प्रतिनिधि बन जाता है। तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सदैव आगाज किया है कि ये प्रथा खत्म होनी चाहिए। पार्षद पति की, अध्यक्ष प्रतिनिधि की, सारी प्रथाओं का समाप्त करके केवल महिला अपना नेतृत्व करे अपने आरक्षण के आधार पर, अपने अधिकार के आधार पर। यही पहल हमारे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी ने की है, केंद्रीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने की है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने की है और सभी केंद्रीय परिषद के नेताओं ने आज प्रधानमंत्री जी के साथ स्वर मिलाया है। और मैं आग्रह करना चाहता हूँ देश के 140 करोड़ नागरिकों से कि आप सभी प्रधानमंत्री जी के संकल्प की पूर्ति के लिए नारी बंधन अधिनियम के साथ खड़े रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ देश की सभी नारी शक्ति को मेरा कोटि कोटि नमन और भारतवासियों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं।